जानते ही होंगे कि प्लैनेट जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का किंग प्लैनेट है, जो कि बाकी सभी प्लैनेट्स से साइज में भी बड़ा है और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। इनफैक्ट अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम को दूर से देखे तो उसको बस सन दिखेगा और जुपिटर दिखाई देगा। बाकी सब प्लैनेट्स उसे ऐसे लगेंगे जैसे कोई स्पेस का कचरा है। जुपिटर के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर ये सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को 2 बार भी खा ले तो भी इसमें जगह बच जाएगी। और जैसे हम जानते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा है, तो ठीक वैसे ही ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है। अब ये देखो, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जुपिटर इंसानों के लिए सबसे खतरनाक प्लैनेट है। अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाए तो अभी वो जुपिटर की सबसे ऊपर वाली बादलों की लेयर तक भी नहीं पहुंचेगा, इससे पहले ही जुपिटर की खतरनाक रेडिएशन से उसकी मौत हो जाएगी। तो अगर हम जुपिटर को सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक प्लैनेट भी बोल दें तो शायद गलत नहीं होगा। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पर पोल किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, तो उस पोल पर 70% से भी ज़्यादा लोगों ने जुपिटर को वोट किया था। और उसके अलावा मुझे काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते रहते थे जिनमें लोग बोलते थे कि ब्रो जुपिटर पर भी वीडियो बनाओ। तो आप सबका वेट इस वीडियो में ख़त्म होता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक प्लैनेट यानी प्लैनेट जुपिटर के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। तो दोस्तों, अगर हमें जुपिटर को अच्छे से समझना है तो हमें इसकी कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यानी हमें वक्त में पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर कैसे बना, क्यों बना और क्या होता कि अगर जुपिटर होता ही ना। क्या जुपिटर के होने या ना होने से हमारे सोलर सिस्टम को कोई फ़र्क पड़ता या फिर ये बेबुनियाद है। तो चलो वक्त में पीछे चलते हैं और जुपिटर की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ जुपिटर। तो दोस्तों, अगर बात की जाए जुपिटर की, तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाला सबसे पहला प्लैनेट था। ऐसा माना जाता है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था। हमारे सोलर सिस्टम में बस गैस के बड़े बड़े बादल थे जो कि फिर सिकुड़ने लगे। तो उनके सिकुड़ने से हमारे सन का जन्म हुआ और साथ ही साथ जुपिटर का भी। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारा सन एक स्टार है। तो जब भी एक न्यू स्टार का जन्म होता है तो उसके गिर्द धूल की एक डिस्क बन जाती है, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। और इसके नाम से ही इसका मीनिंग दिख रहा है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, यानी ऐसी डिस्क जो प्लैनेट्स बनाती है। तो ये डिस्क एक स्टार के गिर्द 5 से 10 मिलियन सालों तक रहती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले ये बहुत से प्लैनेट्स को बना जाती है जो कि फिर उस स्टार के गिर्द घूमने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे सन के साथ भी हुआ। दोस्तों, जब हमारा सन पैदा हुआ तो उसके गिर्द भी धूल की एक डिस्क थी, जिसमें बहुत से मैटर्स बनने लगे और आपस में टकराने लगे। और इसी टकराव के चलते जुपिटर भी बनना शुरू हो गया। तो जुपिटर सबसे पहले बना और यही वजह है कि जुपिटर सबसे बड़ा है, क्योंकि दोस्तों सभी प्लैनेट्स उसी धूल से बने हैं जिससे जुपिटर बना। और इसीलिए जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, क्योंकि जो प्लैनेट सबसे पहले बनेगा वो सबसे ज़्यादा धूल को अपने अंदर खींच पाएगा। और जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा धूल खींचेगा तो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा प्लैनेट होगा। और मज़े की बात यह है कि जुपिटर उन्हीं एलिमेंट्स से बना है जिन एलिमेंट्स से एक स्टार बनता है, और वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम। इनफैक्ट हमारा सन भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो जुपिटर बस साइज में छोटा रह गया, वरना ये भी एक स्टार होता। और इसीलिए जुपिटर को एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा सितारा जो बनते बनते रह गया। तो ये तो हो गई जुपिटर के बनने की स्टोरी। अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस वक्त जब जुपिटर को इंसानों ने देखा। तो चलते हैं प्लैनेट जुपिटर की डिस्कवरी की तरफ। दोस्तों, वैसे तो जुपिटर को भी एंशिएंट टाइम से ही डिस्कवर किया जा चुका था, क्योंकि जुपिटर उन 5 प्लैनेट्स में से है जो कि बिना किसी टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये 5 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी आसमान में देख सकते हैं। ये प्लैनेट्स हमें एक बड़े से स्टार की तरह नजर आते हैं। और यही वजह थी कि एंशिएंट टाइम के लोगों ने पहले से इन 5 प्लैनेट्स को देख लिया था और उन्हें यही लगता था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 5 प्लैनेट्स हैं। और ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। खैर, जुपिटर भी एक प्लैनेट है, ये बात लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन कुछ बातें लोगों को अभी भी मालूम नहीं थी। दोस्तों, जुपिटर को देखने वाला सबसे पहला इंसान गैलीलियो था। गैलीलियो ने 1610 में एक छोटी सी टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा और साथ ही साथ उसने जुपिटर के 4 बड़े मून्स भी देखे। तो गैलीलियो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसको पहली बार ये पता चला कि अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट के पास भी मून हो सकते हैं, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे भी हो सकते हैं। गैलीलियो ने जुपिटर के जिन 4 मून्स को देखा वो 4 मून्स थे गैनीमीड,
आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। और ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं। तो अब हमने जुपिटर की स्टोरी भी देख ली, इसकी डिस्कवरी भी देख ली। तो अब जो सवाल बचता है वो ये है कि जुपिटर क्यों ज़रूरी है। क्या जुपिटर के होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है? दोस्तों, अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ पर आज कोई लाइफ ना होती। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जुपिटर अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। अर्थ पर जो एस्ट्रॉइड्स गिरने वाले होते हैं तो जुपिटर उनको अपनी हाई ग्रेविटी की वजह से या तो दूर फेंक देता है या फिर उनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अर्थ पर आज लाइफ बनी हुई है। अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ और उसके पास के 3 प्लैनेट्स पर आज एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही होती। यानी जुपिटर अपने आगे के 4 प्लैनेट्स को एस्ट्रॉइड से प्रोटेक्ट करता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये एस्ट्रॉइड्स कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि मोस्टली एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड बेल्ट से आते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है। इस बेल्ट में लगभग 1 से 2 मिलियन एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं और 2021 में की गई स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि जिस एस्ट्रॉइड से डायनासोर का खात्मा हुआ था तो वो एस्ट्रॉइड भी एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया था। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो ऐसे होंगे जैसे बारिश का पानी, यानी एक के बाद एक एस्ट्रॉइड देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर तक ना पहुंच पाता। उन एस्ट्रॉइड्स के बीच मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक एक एस्ट्रॉइड से लेकर दूसरे एस्ट्रॉइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1 मिलियन किलोमीटर है। और अगर हमारी अर्थ के डायमीटर को देखा जाए तो हमारी अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। यानी एस्ट्रॉइड्स के बीच जो डिस्टेंस है तो इस हिसाब से उस डिस्टेंस के अंदर अर्थ जितने 235 प्लैनेट्स फिट आ जाएंगे। तो खैर, ये तो होगी जुपिटर की इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं जुपिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो दोस्तों, अगर बात करें जुपिटर की तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5th यानी 5वें नंबर वाला प्लैनेट है, जो कि सूरज से 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि सूरज और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को साइंस की जुबान में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। यानी जैसे अगर जुपिटर सूरज से 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है तो इसका मतलब वो अर्थ और सूरज से 5 गुना ज़्यादा फासले पर है। अर्थ पर तो सूरज की रोशनी 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन वहीं जुपिटर पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में पूरे 43 मिनट लग जाते हैं। दोस्तों, जुपिटर की रोटेशन सोलर सिस्टम के बाकी सभी प्लैनेट्स से ज़्यादा फास्ट है। जहां अर्थ अपनी एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है, वहीं जुपिटर सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट में अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है, जिसकी वजह से ये सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट रोटेशन वाला प्लैनेट बनता है। खैर, जुपिटर फास्टेस्ट स्पिन तो करता है, लेकिन ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन नहीं करता। दोस्तों, अर्थ तो अपना एक रेवोल्यूशन 365 दिन में कंप्लीट करती है, लेकिन जुपिटर का ऑर्बिट बड़ा होने की वजह से इसको सन के गिर्द सिर्फ एक रेवोल्यूशन करने में पूरे 12 साल लग जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अर्थ जब रेवोल्यूशन करती है तो अर्थ पर मौसम बदलते रहते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बहार वगैरह वगैरह। लेकिन वहीं अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर पर मौसम है ही नहीं। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहता है जितना वो शुरू से है। और इसी तरह अगर जुपिटर के साइज की बात करें तो जुपिटर की चौड़ाई अर्थ से 11 गुना ज्यादा है। और अगर जुपिटर के अंदर अर्थ्स को भरा जाए तो इसके अंदर 1312 अर्थ्स फिट आ जाएंगी। इनफैक्ट जुपिटर के अंदर इतनी जगह है कि ये सभी प्लैनेट्स को 2 बार खा सकता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जगह बच जाएगी। और अगर आप खुद से जुपिटर के साइज का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप अपने एक हाथ में अंगूर ले लो और दूसरे हाथ में एक बास्केटबॉल। तो जो अंगूर है वो हमारी अर्थ है और बास्केटबॉल जुपिटर है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इससे जुड़ी हर चीज सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज है। जैसे जुपिटर के पास सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, जुपिटर के चांद सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चांद हैं और सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान भी जुपिटर पर आते हैं। यानी जुपिटर का किसी भी छोटी चीज से लेना देना नहीं है, इसकी हर चीज ही बड़ी है। और यही वजह है कि जुपिटर का नाम रोमन गॉड्स के किंग के नाम पर रखा गया था, जो कि बाकी सभी देवताओं का राजा था और उनमें सबसे बड़ा था। तो जैसे मैंने बोला कि जुपिटर से जुड़ी हर चीज ही बड़ी है, जैसे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी है कि उसका साइज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी पूरे 20,000 गुना ज्यादा है, जो कि साइज में पूरे के पूरे सूरज से भी बड़ी है। और उसकी टेल 1 बिलियन किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कि इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि वो सन और सैटर्न के डिस्टेंस के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड को देखा जा सकता तो ये हमें आसमान में हमारे चांद के जितनी नजर आती। दोस्तों, अर्थ के कोर में पिघला हुआ मेटल है, जिसकी वजह से अर्थ के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं जानते कि जुपिटर के कोर में क्या है। क्या वहाँ भी कोई पिघला हुआ मेटल है या फिर एक पत्थर है
जो कि साइज में अर्थ से भी 10 से 20 गुना बड़ा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक प्लेनेट है, जहां लैंड होने से पहले ही इंसान की मौत हो जाएगी। तो क्या कोई बिना इंसान का स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर लैंड हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, जुपिटर एक गैस जायंट है जहां ग्राउंड है ही नहीं, बल्कि सिर्फ गैसेज हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि हमारे सोलर सिस्टम में 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और 4 गैस प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है जहां लैंड होने के लिए एक प्रॉपर सरफेस होती है। यानी इस हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लैनेट्स यानी मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, या फिर सिंपली आप इनको रॉक प्लैनेट्स भी बोल सकते हो। और अगर बात करें गैस प्लैनेट्स की, तो गैस प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स को कहा जाता है जहां लैंड होने के लिए कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं होती, बल्कि वो प्लैनेट्स या तो गैसेस से बने होते हैं या फिर वो बर्फ और पानी से बने होते हैं। यानी इस हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून गैस प्लैनेट्स हैं। बट यूरेनस और नेपच्यून को अब आइस प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स मोस्टली बर्फ से बने हैं। तो खैर, जुपिटर पर वापस आते हैं। दोस्तों, जैसे जुपिटर एक गैस जायंट है, तो वहाँ कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गैसेज हैं, जिन गैसेस का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर लैंड होता है तो वो जुपिटर के अंदर गिरता ही चला जाएगा। लेकिन इससे पहले वो जुपिटर के कोर तक पहुंच पाए तो या तो वो उन गैसेस के प्रेशर से फट जाएगा, या फिर वो उनके एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से भाप बनकर इवेपोरेट हो जाएगा। और ऐसा एक बार हो भी चुका है। दोस्तों, वैसे तो जुपिटर पर अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट्स भेजे जा चुके हैं, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर गया वो था गैलीलियो। जब 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स यानी वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जुपिटर के पास से गुजरते हैं, तो वो दोनों ये बताते हैं कि जुपिटर के पास अपने रिंग्स हैं, और वो दोनों जुपिटर के कुछ नए मून्स को भी डिस्कवर करते हैं। तो ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट सोचते हैं कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जाए जो कि जुपिटर के मून्स को अच्छे से स्टडी करे और जुपिटर के अंदर झांक कर भी देख सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रख कर साइंटिस्ट गैलीलियो नाम के स्पेसक्राफ्ट को डिज़ाइन करते हैं, जिसके अंदर वो एक छोटे से प्रोब को अटैच कर देते हैं, जिसको वो फिर जुपिटर के ऊपर लैंड कराने का सोचते हैं। तो जैसे ही वो प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर घुसा तो उसने क्या देखा और उसके साथ फिर क्या हुआ, ये सब जानेंगे हम जुपिटर के पार्ट 2 में। तो अगर जुपिटर का पार्ट 2 आ चुका है तो वो आपको